वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको एक बात बिल्कुल सीधे सीधे बता दूं कि इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री इज स्प्रेडिंग वर्ल्ड वाइड रियली फास्ट। Speed. I am speed. आप इस बात को शायद मानोगे नहीं, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स के ड्रैगन्स, अवतार एंड एवेंजर जैसी भारी भरकम बजट वाली मूवीज, ट्रांसफॉर्मर से लेकर इंटरस्टेलर की स्पेस वाली मूवीज और न जाने कितनी ऐसी वर्ल्ड क्लास हॉलीवुड मूवीज के कमाल के वीएफएक्स को बनाने के पीछे इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड इंडियन वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। कनाडा के टोरंटो में एक बहुत बड़ी वीडियो प्रोडक्शन कंपनी में काम करते एक इंडियन बेस्ड वीएफएक्स आर्टिस्ट ने तो यहाँ तक कह डाला कि बिना इंडियन वीएफएक्स आर्टिस्ट के और बिना इंडियन वीएफएक्स कंपनीज के मार्वल जैसे स्टूडियोज के लिए भी उनकी इतनी बड़ी मूवीज को इतने स्पीड में प्रोड्यूस करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। तो इस वीडियो के अंदर इंडियन वीएफएक्स को लेकर बहुत सारी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जल्दी से पहले ये पता कर लेते हैं कि वीएफएक्स असल में होता क्या है। तो यार, मूवी प्रोडक्शन की दुनिया में वीएफएक्स कुछ ऐसी टेक्निक्स को बोलते हैं जिनका यूज करके किसी भी सिनेमैटिक शॉट या फिर किसी भी कैमरा की क्लिप के अंदर कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स या फिर कोई भी दूसरी विजुअल एनहेंसमेंट्स ऐड की जाती हूँ। एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए मान लो कि अगर ये एक सिंपल सी क्लिप हमारे पास है जिसके अंदर ये एक बंदा अपने रोड के ऊपर भाग रहा है। अब ये जो वीडियो क्लिप फाइल है इसको प्रोडक्शन के अंदर बोला जाएगा रॉ फाइल। पर अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा कलर करेक्शन करता हूं और इसके पीछे वाले आसमान के अंदर थोड़ी सी बिजली ऐड कर देता हूं, तो मैंने इसके अंदर सिंपली वीएफएक्स यानी कि विजुअल इफेक्ट्स को ऐड कर दिया। और दूसरी बेसिक डेफिनेशन वीएफएक्स की ये होती है कि मान लो कि मूवी के प्रोडक्शन के 3D डिपार्टमेंट ने एक 3D ट्रक बनाया, तो अब इस 3D वाले ट्रक को प्रोडक्शन की भाषा में CGI बोलेंगे। लेकिन जब इस CGI वाले ट्रक को किसी रियल ह्यूमन के साथ शॉट की गई क्लिप के अंदर ऐड करेंगे तो उस प्रोसेस को बोला जाता है वीएफएक्स, क्योंकि एक सिंपल सी कैमरा से शॉट की गई क्लिप के अंदर विजुअल इफेक्ट्स एंड विजुअल एनहेंसमेंट्स ऐड हो चुकी हैं। तो बेसिक सी भाषा में वीएफएक्स को बस ऐसे समझो कि किसी भी अगर क्लिप के अंदर कोई भी विजुअल एनहेंसमेंट या फिर कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स ऐड किए जाते हैं तो प्रोडक्शन के अंदर उस वाले पर्टिकुलर प्रोसेस को बोला जाता है VFX। I am Bumblebee. ये वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड कंपटीशन के मामले में इंडिया हमेशा चाइना एंड दूसरी सर्विस बेस्ड कंट्री से आगे रहता है। कम्युनिकेशन स्किल्स सुनने में कितनी छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन रियलिटी के अंदर यही चीज असल में इतनी बड़ी है जो कि इंडियंस को आउटसोर्सिंग मार्केट में सबसे आगे पहुंचाती है। मेरे ख्याल से एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज में जितने भी देश हैं उनमें से सबसे ज्यादा इंग्लिश को बोलने और समझने वाले लोग इंडिया में रहते हैं। एंड गेस व्हाट, दुनिया का ज्यादातर एक्सपेंसिव क्रिएटिव प्रोडक्शन का काम कहाँ पे होता है? बिंगो, बिल्कुल सही जवाब, वेस्टर्न कंट्रीज जहां पे इंग्लिश चलती है। तो एक इतनी बड़ी इंग्लिश बोलने वाली वर्कफोर्स के होने की वजह से फॉरेन कंपनीज के ज्यादातर प्रोडक्शन के प्रोजेक्ट्स इंडिया के पास आते हैं, बिकॉज वी एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ सर्विस प्रोवाइडर आर एबल टू कम्युनिकेट विद देम जस्ट लाइक दैट। अब इसके बिना तो हम लोग इंडियन सोसाइटी को इमेजिन ही नहीं कर सकते। हार्ड वर्किंग नेचर तो एक तरीके से डेली रूटीन का पार्ट है। इस बात में कोई भी शर्म या फिर छुपाने वाली बात नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ द लेवल्स पर इंडियन वर्कफोर्स बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग है। और होता क्या है ना कि ये जो फिल्म प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है इसके अंदर टाइम की बहुत ही ज्यादा वैल्यू होती है। वर्ल्ड वाइड लेवल के अंदर कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां मूवी प्रोडक्शन के अंदर एक एक दिन की वैल्यू 1-1 करोड़ में जाती है। तो ऐसे में इतने एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली पूरा करने के लिए कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो कि टाइम पे अपना काम पूरा कर सके और प्रोडक्शन या फिर मूवी को बनाने के लिए जो भी सर्विसेज चाहिए उनको प्रोवाइड करा सके। नाउ आई नो इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ इंटरनेट ये माना जाता है कि जापानीज लोगों से ज्यादा टाइम की वैल्यू किसी में नहीं है, लेकिन आज मैं आपको ये बात बता दूं कि काम को एफिशिएंटली पूरा करने और टाइम पे पूरा करने के मामले में इंडियन वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज भी किसी से पीछे नहीं है। एंड दैट्स व्हाई ये एक और प्लस पॉइंट बन जाता है जो कि फॉरेन वीएफएक्स प्रोजेक्ट्स को इंडिया के अंदर अट्रैक्ट करता है। जब भी आपने कभी कोई इंडियन मूवी देखी होगी तब उनमें से ज्यादातर को देखने के बाद आपके दिमाग में ये बात जरूर आई होगी कि यार ये क्या बना रखा है, लगता है टैलेंट नहीं है इंडियंस के अंदर। इंटरेस्टिंग। अब देखो यार, इंडियन मूवीज एंड इंडियन टीवी शोज के कुछ ऐसे डार्क साइड्स हैं जो कि वाकई में अच्छे नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं ना तो उनके बुरा या फिर अच्छा होने के पीछे आर्टिस्ट का रोल नहीं होता। आगे इस वीडियो के अंदर इसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि टेक्निकल स्किल्स एंड सर्विसेज के मामले में इंडियंस के पास इतना ज्यादा टैलेंट है जो कि आपकी सोच के भी बाहर है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया कि कैसे कुछ इंडियन वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज ने कितने बड़े बड़े हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है। एंड मैं खुद भी इंडियन 3D एनिमेशन फील्ड से हूं और मैं आपको इसके साथ ये बताना चाहूंगा कि इंडस्ट्री के अंदर ये बात भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है कि वीएफएक्स, CGI एंड एनिमेशन के प्रोडक्शन के अंदर जो टेक्निकल काम होता है, मतलब कि सिंपल भाषा में सॉफ्टवेयर को चलाना या फिर उन सॉफ्टवेयर के अंदर के डिजिटल टूल से सही आउटपुट लाना, तो उस तरीके के सारे टेक्निकल सर्विसेज कामों के अंदर इंडियन आर्टिस्ट टॉप रैंक पे आते हैं। बिकॉज यार यू कैन डिफाई द फैक्ट दैट इंडियंस आर वेरी टैलेंटेड एंड हैंडी व्हेन इट कम्स टू ऑपरेटिंग द टेक्नोलॉजी। Okay.
ना अब यार इतना तो हम सब लोग जानते हैं कि फिल्म प्रोडक्शन सिर्फ एंटरटेनमेंट से बढ़कर एक बिजनेस भी है, जहां प्रोड्यूसर्स एंड मेकर्स की ये कोशिश रहती है कि जितना हो सके उतने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम रखें और मूवी से होने वाले प्रॉफिट्स को बढ़ा दें। और मान लो कि अगर कोई बहुत ही हाई बजट वाली फिल्म बन रही है जिसके अंदर बहुत ही टॉप नॉच वीएफएक्स एंड सीजीआई होने वाला है, तो उस मूवी का जो मेजर पार्ट ऑफ द बजट है वो सीधा वीएफएक्स में लगेगा। लेकिन जरा सोचो इस बात को कि कैसा हो अगर कोई ऐसा देश हो जहां पे लाखों की संख्या में पहले तो वीएफएक्स आर्टिस्ट काम करते हो, जिनको टेक्निकल काम बहुत ही अच्छे तरीके से आता हो, जो आपकी बातों को एंड आपकी नीड्स को समझ पाए, जो हार्ड वर्किंग भी हो और जहां पे काम करवाने की कॉस्ट आपके अपने देश के आर्टिस्ट से काफी ज्यादा कम हो। तो लॉजिकली स्पीकिंग कोई भी प्रोडक्शन ऐसी ही कंट्री के आर्टिस्ट से अपना काम करवाना चाहेगा। एंड गेस व्हाट, ये सारी चीजें कहां पे आगे फिट होती हैं? बिल्कुल सही जवाब, इंडिया में। अक्सर आपने न्यूज में या फिर अपने आसपास भी ये बात कई बार सुनी होगी कि ये जो एशियन एंड साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये इस पूरी दुनिया को हर एक फील्ड के अंदर चीप लेबर प्रोवाइड कराती हैं। अब देखो यार, इससे आगे बोलने के लिए भी और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आई थिंक आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब ये सारी बातें तो चलो इंडियन वीएफएक्स के वर्ल्ड वाइड डिमांड की थी, लेकिन इंडियन वीएफएक्स का अपना इंडिया के अंदर का ही खुद का हाल कैसा है और इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री का बोला जाए तो फ्यूचर स्कोप कैसा हो सकता है? तो देखो यार, सच बताऊं ना तो इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री के अंदर स्कोप तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज अभी जो है ना वो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट ऑफ इंडस्ट्री आउटसोर्सिंग पे डिपेंड है, लेकिन बढ़ते टाइम के साथ इंडिया के अंदर भी अब वो कंटेंट बनना शुरू हो चुका है जिसे बनाने के लिए कई सारे वीएफएक्स आर्टिस्ट की डिमांड बढ़ने ही वाली है ना। मैं कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्री का वीएफएक्स एक्सपर्ट तो नहीं हूं, तो बहुत ही ज्यादा फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को प्रेडिक्ट या फिर गेस तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ यार, इतना जरूर बता सकता हूं कि फ्यूचर में जितनी तेजी से इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री इंप्रूव होने वाली है, लगभग मेरे ख्याल से उससे 10 गुना % स्पीड से इंडियन वीएफएक्स इंडस्ट्री अभी करंट में ग्रो कर रही है। यहाँ पे अगर किसी आर्टिस्ट के अंदर सही में स्किल्स एंड टैलेंट है तो कई सारे ऐसे इंडियन वीएफएक्स स्टूडियोज हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी जॉब्स और कई सारी करियर अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतनी सी बात सुनकर इस इंडस्ट्री के अंदर मत कूद जाना। ध्यान रखना इस बात का कि जहां पे स्कोप होता है ना, वहीं पे कंपटीशन भी बहुत ही ज्यादा होता है। तो इस बात को ना अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बिठा लो कि ये फील्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो हमेशा अपनी लाइफ एंड अपने करियर के अंदर इंप्रूव करते रहना चाहते हैं और हर दिन खुद को इंप्रूव करते भी रहते हैं। बिकॉज चाहे बात एनिमेशन की हो या फिर वीएफएक्स की हो, ये दोनों इंडस्ट्रीज हाईली स्किल ड्रिवन है और यहाँ पे कदर सिर्फ उन्हीं की होती है जो अपनी खुद की स्किल्स की कदर करते हैं। Things just got out of hand. अब यार, अगर स्कोप इतना ज्यादा है तो क्या इंडियन मूवीज का वीएफएक्स कभी हॉलीवुड के लेवल पे जा पाएगा? काफी इंटरेस्टिंग सा सवाल है, इसलिए मैंने इसको लास्ट के लिए बचा के रखा था। तो देखो यार, जब हम बात करते हैं हॉलीवुड के लेवल की तो जनरली हमारे दिमाग में आते हैं बड़े बड़े सीजीआई प्लैनेट्स, अजीबोगरीब से कॉन्सेप्ट, रियलिस्टिक एनवायरनमेंट और एक बहुत ही बड़ी फीलिंग जो हमारे दिमाग में चिल्ला रही होती है कि दिस इज क्वालिटी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिस बात को हम लोग एज अ व्यूअर नहीं जानते, वो सारी बातें हमें तब पता चलती है जब हम लोग एज एन आर्टिस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने आते हैं। और हॉलीवुड मूवीज के केस में हमको ये समझने की जरूरत है कि हॉलीवुड का ये जो मैसिव क्वालिटी का लेवल है ना, वो एकदम से या फिर सिर्फ कुछ सालों के अंदर ही इतना बड़ा नहीं हो गया। कई सारे साल लगे इसको इस लेवल पे लाने में। लेकिन आई थिंक जिस चीज के अंदर हॉलीवुड हमेशा से आगे था वो था उनका आउट ऑफ द बॉक्स विजन। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे आता है सप्लाई एंड डिमांड का वो गोल्डन रूल। मान लो अगर एक बार के लिए कभी सर्दी ही नहीं पड़ेगी तो आप कभी जैकेट थोड़ी खरीदोगे, और अगर गर्मी नहीं होगी तो कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पियोगे। तो ठीक इसी तरीके से अगर विजन ही नहीं होगा ना, तो क्वालिटी को बनाने और बढ़ाने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ, उसको देखना जरा। ये 1984 में रिलीज हुई टर्मिनेटर 1 का सीन है। 80s के टाइम में इन लोगों के दिमाग में ऐसे आइडियाज थे और जितने भी उस टाइम पे उन लोगों से रिसोर्सेज हो पाए उन सबको मिला जुला कर उन लोगों ने कुछ ऐसे सीन्स को क्रिएट कर दिया जो आज तक भी अगर देखें तो दिमाग एक बार को हिला के रख देते हैं कि भाई उस टाइम पे इतने कम रिसोर्सेज के बाद भी इन लोगों ने आखिर इस सीन को बनाया कैसे होगा। पर सोचने वाली बात यार यही है कि मान लो अगर उन लोगों ने उस टाइम पे कभी ये सब चीजें बनाने की शुरुआत ही नहीं की होती तो मेरे ख्याल से इसी तरीके के आउट ऑफ द बॉक्स विजन्स के ऊपर काम करने के लिए क्वालिटी को बढ़ाने और नए नए तरीकों को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। विच मीन्स वीएफएक्स एंड सीजीआई का शायद कभी जन्म ही नहीं होता। तो एक स्ट्रॉन्ग विजन का होना ना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मेरे ख्याल से पूरे के पूरे फ्यूचर को भी शेप करने की पावर रखता है। I'm rich. दूसरी बात, कुछ लोग ये बोलते हैं कि इंडियन मूवीज में वीएफएक्स के लिए बजट नहीं होता। बाहर की मूवीज में जितना बजट वीएफएक्स का होता है उतने में तो इंडिया की पूरी फिल्म्स बन जाती हैं। नाउ आई थिंक मैं इस बात पे थोड़ा सा एग्री कर सकता हूँ, लेकिन पूरी तरह से एग्री शायद ना कर पाऊं। और उसका रीजन ये है कि पिछले कुछ सालों में इंडिया के अंदर भी ऐसी कुछ मूवीज आई हैं जिनका वीएफएक्स बजट बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और जब यहाँ के आर्टिस्ट को वो बजट मिला तो बहुत बढ़िया काम यहाँ पे हो भी चुका है। एग्जाम्पल के लिए रोबोट 2.0 की इस ईगल को देखिए। पूरी मूवी के वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इस ईगल को देखो और इसके सीजीआई एंड वीएफएक्स को देखो।
देखो और एक बार जरा याद करो कि लास्ट टाइम किसी इंडियन फिल्म के अंदर इतना कमाल का VFX कब देखा था। आई एम श्योर आपका जवाब होगा कि शायद कभी भी नहीं। तो बात यार ये है कि बजट की प्रॉब्लम तो सच में है, लेकिन यहाँ पे इससे भी बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? वो है एक्टर सेंट्रिक मूवी बनाना। ऑडियंस से लेकर प्रोडक्शन तक पूरे की पूरी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा एक्टर सेंट्रिक है, जिसकी वजह से कुछ गिने चुने एक्टर्स की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अनइमेजिनेबल रेट्स को चार्ज करने लगते हैं और प्रोड्यूसर्स भी उनको वो पैसा देने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि मूवी के अंदर अगर स्टोरी भी थोड़ी सी ठीक ठाक भी हुई ना तो ऑडियंस तो एक बार को एक्टर को देखने के लिए 100-200 करोड़ तो आराम से करा देगी। बट इंडस्ट्री एंड ऑडियंस के बीच इसी एक नेचर की वजह से क्रिएट होता है एक रिपल इफेक्ट, और प्रोडक्शन के दौरान एक्टर ही इतना पैसा मांग लेते हैं जिसकी वजह से VFX एंड CGI के लिए बजट बहुत ही ज्यादा कम पड़ जाता है। एंड आई थिंक अब हम लोगों को इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि अगर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की मूवीज बनानी है जिसके अंदर हाई क्वालिटी विजुअल इफेक्ट्स हों, जो कि आज की मार्केट डिमांड है, तो हम लोगों को अपना ये जो एक्टर सेंट्रिक वाला माइंडसेट है इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा एंड कुछ ऐसे न्यू एक्टर्स को चांस एंड सपोर्ट देना पड़ेगा जो कि पहले तो टेबल के ऊपर कुछ नई चीज लेकर आए। एंड एक तरीके से अगर मैं फ्रैंकली बिल्कुल बोलूं तो उनको अफोर्ड करने की कॉस्ट कई सारे बड़े मेगा स्टार से थोड़ी सी कम हो, जिसके अंदर सबसे पहली चीज तो मेरे ख्याल से ये होगी कि इंडस्ट्री के अंदर एक फ्रेश टेस्ट आ जाएगा, और दूसरी चीज ये कि बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब VFX के लिए दिया जा सकेगा, जिसकी वजह से अल्टीमेटली उस एक्टर को भी फायदा होगा, प्रोडक्शन को भी फायदा होगा एंड ओवरऑल कंट्री की रेपुटेशन को भी फायदा होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसके बारे में अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करना, और अब इसके साथ ही 2021 की ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो यार साल तो काफी ज्यादा बढ़िया गया, बहुत सारी नई चीजें सीखी और आप लोगों ने भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा सपोर्ट दिखाया, जिसके लिए थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो चलो फिर जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।